हिंदुओं को कितना? एक फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11। सबसे बड़ा फायदा, उनकी शादी विवाह की उम्र भी 18 साल या 20 साल हो जाएगी, जो अभी 9 साल चल रही है। 9 साल भी नहीं, इनफैक्ट उसमें ईयर डिफाइन ही नहीं है, उसमें केवल इतना लिखा है पीरियड शुरू हो जाए बस। दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहर में, जहां एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है, और आजकल पॉलिटिकल पोल्यूशन भी बहुत है, वहां तो 8 साल में पीरियड आ जाते हैं। अब सोचो 8 साल 9 साल की उम्र में निकाह कहीं जायज है क्या? आप बताइए जरा, जायज है क्या? 8-9 साल की निकाह में अगर उम्र 8-9 साल की उम्र में निकाह हो जाएगा तो 18-19 साल आते आते 4 बच्चे हो जाएंगे। उसकी जिंदगी तो स्पॉइल हो गई, किसी लायक नहीं, न पढ़ाई लिखाई हुई, न उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, हर तरीके का टॉर्चर। देश दुनिया क्या होती है, भारत क्या होता है, संविधान क्या होता है, विधान क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, उसको कुछ पता ही नहीं। बचपन में ही वो सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, शादी विवाह की उम्र समान होगी। जब मैंने 2018 में इसकी उसमें मैंने पीआई फाइल किया तो मैंने उसमें कोर्ट को बताया था कि 125 देशों में यूनिफॉर्म हो चुका है, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है। फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद बिल आया, बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जो महिलाओं के समर्थन का दावा करती हैं, उन्होंने शादी विवाह की उम्र समान होने वाले कानून बिल का विरोध किया, जबरदस्ती उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में डालने के लिए मजबूर किया। वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है, जब यूसीसी आएगा तो उसी में शामिल हो जाएगा। तो पहला जो सबसे बड़ा फायदा होगा, शादी विवाह की उम्र समान होने से मुस्लिम बेटियां भी स्कूल में जाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, पढ़ेंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मेंटली मैच्योर होंगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी, कम से कम उनको देश दुनिया की जानकारी होगी। अभी छोटे में ही निकाह हो जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। 3 तलाक खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। ये चारों तरीके के तलाक को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। रिपब्लिक चैनल में काम करती है जर्नलिस्ट, उसका नाम है बेनजीर हिना, जर्नलिस्ट है, नोएडा में रहती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब दिल्ली एनसीआर में यह हो रहा है तो मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा उसकी कल्पना करिए आप। बेनजीर हिना एक जर्नलिस्ट है, पढ़ी लिखी लड़की है, दिल्ली में रही है, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किया। उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है। उसने उसको चिट्ठी भेजा, 30 अप्रैल 2022 को चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन दे रहे हैं, और चिट्ठी पे कोई साइन नहीं। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन दे रहे हैं, चिट्ठी पे कोई साइन नहीं। और 30 जून को तीसरी बार चिट्ठी भी नहीं भेजा, वो कुरियर वाला भी पैसा बचा लिया, सीधे जीमेल कर दिया, जीमेल से चिट्ठी लिखा, ईमेल किया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, यानी 2 महीने के अंदर 3 बार चिट्ठी चली गई। वो बेचारी जब गई काजी के पास, बाकी मौलवियों के पास, बोला है तुम्हारा तलाक हसन हो गया। उस लड़की ने बोला ये बताओ ये जीमेल कब शुरू हुआ? ये जीमेल तो 20 साल पहले आया, और ये प्रथा 1400 साल पुरानी। तुम 1400 साल प्रथा के लिए, पुरानी प्रथा के लिए जीमेल यूज कर रहे, कुरियर यूज कर रहे। मतलब वो गुस्से के मारे जो कह सकती थी बेचारी कही। फिर मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये तलाके हसन बंद होगा, सबका तलाक लेने का तरीका एक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, तलाके बाइन, तलाके किनाया। कर्नाटक में कलबुर्गी एक स्थान है, डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट। मैं पढ़े लिखे लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, अनपढ़ गंवार गरीबों का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि समस्या कितनी बड़ी है, आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों इसको बोला है पब्लिकली। डॉक्टर सईदा अमरीन गायनोलॉजिस्ट, डॉक्टर सईदा अमरीन का हस्बैंड एमबीबीएस एमडी, वो भी डॉक्टर, सास ससुर भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। शौहर को किसी और से शादी करनी थी, उसने बोला हमने तुम्हें तलाके किनाया दे दिया। तलाके किनाया का मतलब 3 बार बोलना है, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, हो गया तलाके किनाया। बेनजीर हिना को 3 चिट्ठी आई, हो गया तलाके हसन।
पेटीएम से 15,000 रुपए भेजा, बोले ये इद्दत का खर्चा। छोटा सा बच्चा 1 साल का 2,000 रुपए पेटीएम किया, बोले दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में तलाक हसन, 20,000 रुपए में तलाक हसन। और उसको मैंने अमरीन से पूछा कि तुम्हें कुछ मिला क्या? बोले हमें तो पैसा भी नहीं मिला, उसको कम से कम 17,000 तो मिला, हमको 17,000 भी नहीं मिला। ऐसे ये कुरीतियां चल रही हैं, और उस भारत में चल रही हैं जहां नारी तू नारायणी हमारी मतलब हमारी प्रार्थना होती है, जहां कहते हैं यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां हम कहते हैं नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। यह कुरीति उस भारत में हो रही है जहां हम साल में 2 बार नवरात्र मनाते हैं, जहां हम साल में 2 बार कन्याओं का पूजन करते हैं। तो मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछता हूं, यह संविधान भारत का है या अरब का है? अगर भारत का है तो भारत की रीतियां, भारत की परंपरा, भारत के ही संस्कार चलेंगे, न कि कोई अरब की कुरीति या अमेरिका की कुरीति चलेगी। जब यूसीसी आएगा तो आपका तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म होगा। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक जैसा हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में है ही नहीं है, तो फायदा बड़ी समस्या। भाई बात तो वही है ना, दवा का फायदा उसी को होगा ना जिसके शरीर में बीमारी हो। जिसका शरीर स्वस्थ है उसको दवा की जरूरत ही नहीं। यूसीसी आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1955 का जो हिंदू कोड बिल है अपने आप में महिला पुरुष को एक समान मानता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं करता। जो थोड़ी बहुत उसमें कमी थी, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट ने उस गैप को भर दिया। आज की डेट में एकदम इक्वल राइट है, पति पत्नी के बीच में एकदम बराबर अधिकार है, भाई बहन को एक समान अधिकार है, माता पिता को एक समान अधिकार, कोई भेदभाव नहीं है। तो यूसीसी का फायदा वहां हुआ। गोद लेने का अधिकार, आप जानते हैं जब मैंने एडॉप्शन वाली पीआईएल फाइल किया पुष्मित जी, मेरे पास अनंतनाग से फोन आया, मुझे धन्यवाद दिया, जी बहुत अच्छा किया आपने पीआईएल कर दिया। हमने कहा तुम्हें क्या फायदा? बोले साहब हमारे नाना के पास बहुत प्रॉपर्टी है, नाना जी हमें देना चाहते हैं क्योंकि हमारे मामा नहीं है, लेकिन नाना अपनी प्रॉपर्टी हमें नहीं दे सकते, उनकी प्रॉपर्टी वक्त में जा रही है। तो यूसीसी आएगा तो कम से कम हमको अपनी नाना की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप शरीयत एक्ट में केवल 1/3 प्रॉपर्टी ही दे सकते हैं। जहां तक दूसरों को देने का है, अगर वो अपना बच्चा है, बायोलॉजिकल सन है, उसको तो 100% दे सकते हैं, गोद लेने वाले को नहीं दे सकते। अब बात यह है अगर बच्चा नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। जब प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो कोई अपना बच्चा कोई किसी को गोद देगा क्यों? अब गोद ले बच्चा हुआ नहीं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बचाना है, तो तरीका क्या है? दूसरी शादी। लेकिन समस्या यह है कि अगर वो प्रॉब्लम हस्बैंड में है तो दूसरी शादी कर लो तभी बच्चा नहीं होगा। अगर पत्नी में दिक्कत है तब तो समझ में आ गई ठीक है, दूसरी शादी किया बच्चा हो गया। लेकिन अगर पति के अंदर कोई कमी है, दूसरी शादी के बाद भी बच्चा नहीं होगा। समस्या क्यों की? तो एक और बड़ी समस्या, चूंकि अपने दामाद को दे नहीं सकते, 5 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बेटा चाहिए। बेटा होगा कि बेटी, ये किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड पे, वाइफ पे नहीं। तो पता चला कि पहले 4 बेटियां थीं, लेकिन प्रॉपर्टी बचाने के लिए बेटा चाहिए, बेटे के चक्कर में एक और निकाह कर लिया, और बेटा होगा कि बेटी, ये हस्बैंड पे डिपेंड करता है। वाइफ बदल गई, हस्बैंड तो वही रहा, तो अगली से भी 4 बेटी और हो गई, तो 8 बेटी हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। समस्या ज्यों की त्यों। यूसीसी आएगा तो गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, दूसरा शादी करना नहीं पड़ेगा। यूसीसी आएगा, भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। जिस तरीके से बेनजीर को केवल 15,000 रुपए पेटीएम पे आया, 2,000 रुपए बच्चे के लिए दूध का आया, वैसा नहीं होगा। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में मेंटेनेंस मिलता है, गुजारा भत्ता मिलता है, हमारी मुस्लिम बेटियों को भी मिलेगा। यूसीसी आएगा तो बहुविवाह बंद हो जाएगा, 4 शादी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, और कड़ाई से लागू होगा। आज भी लागू है। इनफैक्ट अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख दूसरा विवाह करे तो 7 साल सजा है उसमें। मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। अब
4 शादी या 2 शादी से पीड़ित कौन है? मुस्लिम बेटियां। तो यूसीसी का फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फर्क ही नहीं पड़ा।